A very good morning to all of you. In my last video, we started the chapter Principles of Management. This is the part 2. There are many experts who have given their principles on management, but the most popular principles were given by two management experts, Henry Fayol and the Taylor. In this video, we will be talking about the principles given by Henry Fayol. तो हेनरी फ्योल एक्चुअली उनकी थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि हु एक्चुअली दिस पर्सन वाज. हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन 1941. He was a French management theorist. He was an engineer graduate from Mining Academy. He is also known as the father of general management. कभी कभी आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पुट किया जाएगा, who is known as the father of general management. So that is Henry Fayol. Fayol's administrative theory focus on managerial efficiency. Actually Fayol जो था उसने एज ए डायरेक्टर एक कंपनी में काम किया था, तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे they were more concerned with टॉप मैनेजमेंट. तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, मैनेजर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उसी से रिलेटेड उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो बिलोंग करते थे. तो नाउ वी स्टार्ट विद हिज प्रिंसिपल्स. Henry Fayol has actually given 14 principles of management. These are as follows: division of work, authority, responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of personal, initiative, and the last is spirit de corps. So these are the 14 principles given by Henry Fayol. नॉर्मली आपसे ये 14 प्रिंसिपल्स इकट्ठे नहीं पूछे जाएंगे. दे आर नॉर्मली आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी. ये आपसे केस स्टडी की फॉर्म में पूछे जाएंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल या फिर एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर फीचर. तो ये एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल, तो ये आपसे 14 के 14 इकट्ठे नहीं पूछे जाएंगे. बट यू शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, क्योंकि 14 के 14 जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी आपसे पूछे जा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी. बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, तो आप एक बार सुनेंगे तो आपको ये प्रिंसिपल्स माइंड में बैठ जाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू, ये 14 प्रिंसिपल हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल एक ही हमारे वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो मैंने इस वीडियो में 5 प्रिंसिपल्स को कवर किया है. सो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क. बहुत इजी है, सिर्फ आप 2 मिनट सुनेंगे तो आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा. डिवीजन ऑफ वर्क कहता है the whole work of the organization should be divided into smaller tasks and each task should be performed by a person who is specialized in that. यानी काम को छोटे छोटे कामों में बांट दो और हर काम उस आदमी को दो जो उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक में क्या दिखाई देता है, बैंक में आपको अलग अलग काउंटर्स दिखाई देते हैं. किसी काउंटर पे जो है रिसेप्शनिस्ट होती है, एक काउंटर पे जो है आपके कैश डिपॉजिट कलेक्ट होते हैं, एक आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपॉजिट डिपार्टमेंट है जहां एफडी आरडी से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. एक जो काउंटर है वहां पर आपकी पासबुक को रिन्यू किया जाता है. एक डिपार्टमेंट लोन से रिलेटेड है वहां. तो इतने सारे वो काउंटर्स हैं, वो किस बेसिस पे डिवाइड है? दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क. वो काम के बेसिस पे डिवाइड है कि एक का काम है सिर्फ क्वायरीज लेना, तो वो रिसेप्शन पे बैठे हैं. एक का काम है सिर्फ कैश एक्सेप्ट करना, तो वो उस काउंटर पे बैठे हैं. तो दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क. यानी काम के बेसिस हमने जो डिविजन्स को बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और उस पर्सन को वहां बिठाया जो उस काम में स्पेशलिस्ट है. So according to Fayol, the work should be divided into small unit and each unit should be given to a person who is specialized in that. इससे क्या होगा? इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट है. बार बार वो वही काम कर रहा है जिसकी उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा. तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो बेनिफिट्स क्या होंगे, और अगर उसको वॉयलेट करते हैं तो उसके नुकसान क्या होंगे? ये आपसे केस स्टडी में पूछा जा सकता है. फॉलोड के बेनिफिट्स और अगर हम वॉयलेट करते हैं तो उसके ड्रॉबैक, ये दोनों आपसे केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं. तो इसकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, हर इंसान अपना स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, तो उससे क्या फायदे होंगे? फर्स्ट, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. डिवीजन ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, यानी हर आदमी सिर्फ वही काम करेगा जिसमें उसकी स्पेशलिटी है, और जैसे जैसे वो रिपीटेटिवली इस काम को करता रहेगा उसकी स्पेशलिटी, उसका एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ता रहेगा. तो ये जो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है, दिस इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन.
तो किसी भी केस स्टडी में अगर आपको स्पेशलाइजेशन वर्ड दिख जाता है तो वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। इन वर्ड से आप पहचानेंगे कि किस प्रिंसिपल की बात हो रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। डेफिनेटली अगर एक्सपर्ट किसी काम को कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करा रहे हैं सीए से, तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो डेफिनेटली इफेक्टिव और एफिशिएंट होंगे, उनको जल्दी से जल्दी वो सीए मेंटेन करेगा, टाइम कम लेगा। लेकिन वहीं अगर हमने एक लेमैन को बिठा दिया तो शायद उसको वो काम सिखाने में और वो काम करने में वो बहुत टाइम ले लेगा। नेक्स्ट, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे अगर हम किसी एक्सपर्ट को वो काम देंगे। नेक्स्ट, रिड्यूस द नीड ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की जरूरत वहां कम हो जाएगी। सुपरविजन की जरूरत कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि एक्सपर्ट वो काम कर रहा है, और जब एक्सपर्ट काम करेगा तो डेफिनेटली वहां गलतियां नहीं होंगी, जिससे सुपरविजन की जरूरत कम होगी और कंपनी के जो पैसा है वो बचेगा सुपरविजन के लिए। तो आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको केस स्टडी में दिखता है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। तो जितने भी केस स्टडी में पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रिंसिपल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा कि कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है, चाहे उसको आता है या नहीं आता, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। द वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में रिड्यूस। एक पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है उस काम में, वो अगर हम उसको काम दे दें तो वो काम उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, इंग्लिश टीचर हैं, ऐसे देयर आर मेनी डिपार्टमेंट। अगर हम ये डिपार्टमेंटेशन ना करें तो हम मान लीजिए हमने एसएसटी के टीचर को बोला इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली जितना अच्छा वो एसएसटी पढ़ा रही थी, हो सकता है वो इंग्लिश उतना अच्छा ना पढ़ाएं, क्योंकि वहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट, द रिसोर्सेज में बी अंडर यूटिलाइज। हो सकता है कि रिसोर्सेज जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो फुली यूटिलाइज ना हो, क्योंकि एक अनएक्सपर्ट जो पर्सन है वो रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर विल बी मोर। सुपीरियर का वर्कलोड क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो काम है वो कोई भी इंसान कर रहा है, वो उस चीज में स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इस केस में क्या है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो गलती होने के चांसेस की वजह से सुपरविजन की जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो बहुत सारा खर्चा कंपनी को करना पड़ेगा सुपरविजन के ऊपर। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक बार ये प्रिंसिपल फिर समझाती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच टास्क शुड बी परफॉर्म बाय अ पर्सन हु इज मोस्ट एक्सपर्ट इन दैट। यानी हर काम वो आदमी करेगा जो उसमें एक्सपर्ट है। तो यानी ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है ये स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो सुपरविजन की जरूरत कम होगी, हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, काम अच्छे से नहीं होगा, सुपरवाइजर्स का वर्क बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि गलतियां बहुत करेंगे लोग, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, तो वो गलती करेंगे, इसीलिए उन्हें चेकिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। अब इस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। Next principle is authority and responsibility. Before we discuss this authority and responsibility, we should know the meaning of authority and responsibility. What is the meaning of authority? Authority means powers to take decisions. ये powers होती है जो decision जिसे हम ले सकते हैं। फिर होता है responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम, कि मुझे जो काम मिला है मैं उसको टाइम पे कंप्लीट करके जो देना चाहूंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि मान लीजिए कि आपको क्लास, यू आर अ मॉनिटर इन योर क्लास, तो आपकी मैम जो है वो 2 मिनट के लिए नीचे किसी काम से गई ऑफिस में, तो उन्होंने मॉनिटर को खड़ा कर दिया और उसको बोला कि जो बच्चा शोर मचाएगा उसका नाम बोर्ड पे लिख देना। तो यानी बोर्ड पे नाम लिख देना मतलब टीचर्स ने आपको पावर्स दे दी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि वो क्लास में साइलेंस मेंटेन, उसकी अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में साइलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये होता है रिस्पॉन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम किसी पर्सन को पावर्स देते हैं तो साथ साथ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है ऑटोमेटिकली, कि अब वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस काम के लिए। मान लीजिए कि हमने एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि रॉ मटेरियल जितना भी है वो तुम हैंडल करो, इसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो हमने उसको पावर्स दे दी कि अपनी मर्जी से आप रॉ मटेरियल इशू करोगे जिस लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अगर मान लो रॉ मटेरियल जो है मिस यूज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? जिस पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो पर्सन ही उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो जहां आपके पास पावर्स आती हैं वहां साथ साथ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो हैंड इन हैंड। जब आपके हाथ में पावर्स आएंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो दीज आर द बेनिफिट्स, कि अगर हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस में हमने जो है दिया तो उससे फायदे क्या होंगे। फर्स्ट, मिनिमाइज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का मिस यूज नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब इंसान को रिस्पॉन्सिबल भी बनाया जाता है तो वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज नहीं कर सकता। सेकेंड, इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रियलाइजेशन ऑफ गोल। तो अगर हमने आपको काम दे दिया लेकिन उस काम से रिलेटेड हमने आपको अथॉरिटी नहीं दी, पावर्स नहीं दी, तो आप उस काम को कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में मान लीजिए कि आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो वहां पे हमने टीचर्स को बोला कि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो अगर हमें उन्हें रिजल्ट लेना है उनसे, तो टीचर्स के हाथ में कुछ पावर्स भी देनी चाहिए। यानी वो खुद अपना सिलेबस डिसाइड करेंगे कि UT1 में कितना देना है, UT2 में कितना देना है, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो वी शुड गिव सम पावर्स टू द टीचर्स ऑल्सो सो दे कैन टेक द डिसीजन। तो वो डिसीजन लेंगे तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी कि अब रिजल्ट भी उन्हीं को ही देना है। तो यानी इस केस में इंश्योर एफिशिएंट, तो इस केस में क्या होगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एक पर्सन को ट्रांसफर कर दी, तो उस पर्सन की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी तो डेफिनेटली उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। नेक्स्ट, इट इज इजी टू इम्पोज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। तो अगर मैंने आपको अथॉरिटी दे दी तो आप रिस्पॉन्सिबल बन गए, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इजिली इम्पोज हो जाएगी। कि अगर रॉ मटेरियल की मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप रॉ मटेरियल वाला जो स्टोर है उसकी टेक केयर करेंगे कि किसको कितना देना है, किसको कितना सप्लाई करना है, आपके सिग्नेचर के बिना इस रूम से बाहर रॉ मटेरियल नहीं जाएगा। मान लीजिए अगर रॉ मटेरियल की वेस्टेज होती है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी एज ए मैनेजर, क्योंकि हमने आपको अथॉरिटी दी थी, यू वर रिस्पॉन्सिबल, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हर किसी का रोल क्लियर है, हर किसी को अपनी अथॉरिटीज पता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, द डिजायर गोल में नॉट बी अचीव। हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने काम तो दे दिया लेकिन हमने अथॉरिटी नहीं दी, पावर्स नहीं दी उस पर्सन को, तो वो पर्सन वो काम कभी भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अब हमें नहीं पता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मान लीजिए कि अब हमने स्टोर मैनेजर को हमने जो है रॉ मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो रहा है, तो उस वेस्टेज में हम किसको अकाउंटेबल करेंगे, क्योंकि हमने किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी थी, पावर्स नहीं दी थी, तो सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, तो हमें नहीं पता फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी इज लाइकली टू बी मिसयूज्ड। हो सकता है अगर हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस ना क्रिएट करें और किसी के पास ज्यादा अथॉरिटी चली जाए, तो वो ज्यादा अथॉरिटी का मिसयूज भी कर सकता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब जब किसी को काम देते हैं तो वी शुड गिव देम द पावर्स टू टेक डिसीजन, उनको फ्रीडम देनी चाहिए हमें डिसीजन लेने की, लेकिन वो अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चलनी चाहिए, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है, आपके स्कूल में भी आपने वर्ड ये बहुत सुनते हैं, ये वर्ड्स के डिसिप्लिन में रहना चाहिए, स्कूल डिसिप्लिन फॉलो करना है, घर में भी डिसिप्लिन से रहना है। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज एक्चुअली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है डिसिप्लिन। मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। थर्ड इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज व्हेनेवर नीडेड। जहां भी डिसिप्लिन होगा वहां पर कुछ पेनाल्टीज भी हो सकती हैं। मोर ओवर आपके स्टडी में देखेंगे आप, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डिसिप्लिन का। फॉर एग्जांपल, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है, ये एक डिसिप्लिन है, ये रूल्स है जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं, दैट यू कैन नॉट क्रॉस द रेड लाइन। तो अब क्या हुआ कि आपने यू वर ड्राइविंग और आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी, तो आपने रूल्स ब्रेक कर दिए, उस केस में क्या होगा, आपका चालान कटेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मींस ब्रेकिंग, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब सिंपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी होता है, फॉलोइंग द फिक्स नॉर्म्स और फॉलोइंग द रूल्स एंड
रेगुलेशन। जैसे आपके स्कूल में भी डिसिप्लिन है कि आपको स्कूल का मान लीजिए टाइम है 8 o'clock, तो आपको 8 o'clock स्कूल पहुंचना है। यू हैव टू बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। अगर आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं आपने पहनी है तो उसके लिए भी आपको कुछ पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये होता है डिसिप्लिन, जब आप फिक्स नॉर्म्स को, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी गोल को अचीव तभी कर सकते हैं हम जब हर एम्प्लॉय रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, जब हर एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हम उसको चेक कर रहे हैं ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक ना करें। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो फ्योल ने सजेस्ट किया कि डिसिप्लिन को मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैकडोनल्ड में एक डिसिप्लिन है, एक रूल है कि मैकडोनल्ड के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हर 30 मिनट्स में अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना होगा, क्लीन करना होगा। अगर आपने वहां देखा हो तो, अगर आप मैकडी गए हैं तो यू मस्ट हैव सीन कि वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने वो हेड कैप्स पहनी है, ग्लव्स पहने हैं। ये एक्चुअली उनके डिसिप्लिन का पार्ट है और उनको हर 30 मिनट्स में अपने हैंड भी सैनिटाइज करने हैं। तो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो दीज आर द बेनिफिट्स। फर्स्ट, लीड्स टू सिस्टमैटिक वर्किंग। हमारा जो काम है, अगर हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, स्कूल में आप टाइम पे पहुंच रहे हो, यूनिफॉर्म पहन रहे हो, सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो हमारा जो स्कूल है वो स्मूथ चलेगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करेगी। इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल। हम अपने गोल को इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। प्रमोट वेल डिफाइंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्केलर चेन। स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है तो हम स्केलर चेन एक ब्रीफ बता देती हूँ आपको। स्केलर चेन का मतलब होता है फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना, फॉर्मल चेन ऑफ सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। यानी अगर आपको कोई कंप्लेंट है एज ए स्टूडेंट तो आप अपनी क्लास इंचार्ज को बताएंगे, क्लास इंचार्ज किसको बताएगी, कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल चेयरमैन तक। तो इस तरीके से एक जो पाथ फॉलो किया गया सिस्टमैटिकली, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। तो अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हम स्केलर चेन को सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, डेवलप द सेंस ऑफ कमिटमेंट अमंग बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। दोनों के ही अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट आती है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंगिंगनेस की फील आती है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तो वी विल बी कमिटेड। जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है दोनों कमिटेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? डेफिनेटली स्कूल आप लेट जा रहे हो, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो, तो बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इस केस में। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? फर्स्ट, मे लीड टू क्योस एंड कंफ्यूजन। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। द डिजायर गोल, हमारा जो गोल है हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होंगे। तो ये हमारा जो था डिसिप्लिन का एक आपको जब केस स्टडी में दिखेगा तो सबसे इसका जो आपको एग्जांपल दिख जाएगा वो अगर पेनल्टीज होंगी कि मान लीजिए कि एम्प्लॉइज को जो है, जैसे हमने मैकडी की बात की कि हर 30 मिनट्स में आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। तो अगर आपने मान लीजिए आपको केस स्टडी दे दी है कि मैकडी के एम्प्लॉइज को हर 30 मिनट्स में अपने हैंड वॉश करने हैं, लेकिन वो 30 मिनट में भूल गया, उसने 2 घंटे तक हैंड वॉश नहीं किए, तो उसको पेनल्टी चार्ज होगी, उसको 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसको 2 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन। तो जहां भी रूल्स को ब्रेक किया जाए और उसके साथ पेनल्टी अटैच कर दी जाए तो वो कौन सा प्रिंसिपल बन जाएगा? डिसिप्लिन। आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। तो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो दीज, अगर आई होप के दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी मूव यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हमें ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस एक बॉस से आ रहे हैं, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन हेड फॉर वन प्लान। यानी अगर एक प्लान है तो उसका एक ही हेड होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक है, कारपेट आप बनाते हो, वो कारपेट जो है हैंडमेड भी है और मशीन से भी बनते हैं। तो अब आपने क्या किया, हैंडमेड बनने वाले कारपेट्स के लिए आपने अलग मैनेजर रख दिया, मशीन से बनने वाले कारपेट के लिए अलग मैनेजर रख दिया। तो दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स। अब ये जो अलग अलग मैनेजर्स हैं ये अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस देंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए और एक प्लान का एक एक हेड हो गया। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर।
According to Fuel, in order to achieve the goals of organization, all the units of organization should be moving toward the same objective through coordination and focused efforts. This ensure unity of action and coordination. तो इसका मतलब ये है कि एक प्लान के लिए एक बॉस या एक हेड का होना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक पर्सन को ऑर्डर मिलेंगे एक बॉस से, लेकिन यहाँ हमने पूरे प्लान की बात की है, यहाँ हमने पूरे डिपार्टमेंट की बात की है कि एक प्लान के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर हम इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो दीज आर द बेनिफिट्स। सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होगा, और इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक। मान लीजिए, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल नेस्ले। नेस्ले जो है वो मैगी भी बनाती है, नेस्ले जो है वो चॉकलेट्स भी बनाती है, ठीक है। तो दो डिपार्टमेंट्स हैं नेस्ले के, दो डिविजन्स हैं वुड से, तो दोनों डिविजन्स में काम चल रहा है। अब क्या हुआ, नेस्ले की जो मैगी, अब हमने दो डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, एक मैगी में फोकस कर रही है और एक जो है वो चॉकलेट्स पे। दोनों अलग डिविजन्स हैं और हर डिवीजन का हमने एक हेड बना दिया। मान लीजिए ए जो है वो हेड है मैगी का और जो बी हेड है वो है चॉकलेट्स का। अब क्या हुआ, हमने देखा कि नेस्ले की मैगी तो है वो बहुत, इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, बहुत बिकती है, हर घर में मैगी ऑलमोस्ट बनती है, तो मैगी तो बहुत बिक रही है उसकी, ए डिपार्टमेंट की। लेकिन जो हमारी चॉकलेट है वो नहीं बिक रही है नेस्ले की, कोई जानता भी नहीं है नेस्ले की चॉकलेट को बहुत ज्यादा। तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कितना इजी हो गया, हमें पता चल गया कि भैया हमारा चॉकलेट डिपार्टमेंट या चॉकलेट डिवीजन जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो हम चॉकलेट डिवीजन के हेड से पूछेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों हमारी नेस्ले की चॉकलेट नहीं बिक रही है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कितना इजी हो गया। तो इस तरीके से हम काम को डिविजन्स में बांट देंगे, हर डिवीजन का एक हेड बना देंगे और उस हेड की जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और वही जो हेड है वो डायरेक्शंस देगा अपने डिपार्टमेंट को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? It may have an adverse effect on working efficiency, on work efficiency and effectiveness. काम इतना effectively नहीं होगा। May lead to achievement of, may not lead to achievement of desired goal. हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। It will be difficult to create coordination. हम आपस में डिविजन्स के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। That may lead to wastage of resources due to lack of unity of action. वेस्टेज होगी रिसोर्सेज को, कभी कोई काम दो बार हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, कभी डुप्लीकेशन हो जाएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर एक, मान लीजिए एक बॉस नहीं है, उस प्लान के दो बॉसेस हैं या चार बॉसेस हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं यहाँ वेस्टेज होगी। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड फॉर वन प्लान। तो आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। The difference between unity of command and unit of direction is very important. बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट मार्क्स 3 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हमें एक ही बॉस ऑर्डर कर रहा है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि पूरे ग्रुप का अगर एक प्लान है तो उनका एक हेड भी होना चाहिए। तो दीज डिफरेंस आर एज फॉलोज। पहले जो था आपको एनी 4 डिफरेंस यानी 2 डिफरेंसेस आप लिख सकते थे, लेकिन अब आपको बेसिस गिवन होंगे क्वेश्चन में, और उन बेसिस के बेसिस पे आपको डिफरेंस देने होंगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको थॉरोली अंडरस्टैंड करें। यूनिटी ऑफ कमांड, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, यानी एक पर्सन को एक ही आदमी से कमांड्स मिलेंगी और उसी बॉस को ही वापस अकाउंटेबिलिटी देनी है, यानी आंसर्स देने हैं। इट प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को, यूनिटी का मतलब ही होता है एक, तो हमें यहाँ पे ड्यूल सबऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी एक को ही हमें जो है जवाब देना है। और लास्ट इज इट इफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है, क्योंकि उस एम्प्लॉय को किसे आंसरेबल करना है, कौन उसे ऑर्डर देगा, तो इट इज रिलेटेड टू ओनली वन एम्प्लॉय। अगर मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की बात करूं, तो अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, तो ईच डिपार्टमेंट हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, कि एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होगा और एक ही हेड होगा। सेकेंडली, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब होता है छूट जाना, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हर डिवीजन का हमने एक बॉस बना दिया है और उस बॉस के अंडर एक प्लान है, तो इसका मतलब कुछ भी वहां छूटेगा नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होगी। एंड द लास्ट, इट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिविजन्स में बांट दिया, हर डिवीजन के ऊपर हमने एक बॉस को रखा, यानी कि इट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन।
So these are the three differences between unity of command and unity of directions. तो आज के वीडियो में हम सिर्फ 5 ही प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं. इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए और इसके ऊपर नोट्स बनाइए. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much for watching. See you.